Hello dear students, once again we are starting with the first lesson of your physics textbook of 11th standard, units and measurement. In this lesson we have seen about dimensional analysis of different physical quantities. So in that first point was how to check whether the equation is correct or not. Second point was to establish the relationship between the related physical quantities. और तीसरा पॉइंट था टू फाइंड द कन्वर्शन फैक्टर बिटवीन यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी. सेम फिजिकल क्वांटिटी है और ऐसा यूनिट से CGS में हमें कन्वर्ट करना है तो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं. तो ये तीनों यूजेस हमने डिटेल में लास्ट फ्यू पीरियड्स में देखे हैं. आज का टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. तो क्या क्या लिमिटेशंस है. कोई भी सिस्टम के जैसे कुछ अच्छे पॉइंट्स होते हैं और कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, तो उसी तरीके से डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ लिमिटेशंस भी हैं. तो पहला पॉइंट है द वैल्यू ऑफ डायमेंशनल कांस्टेंट कैन बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ओनली. मीन्स हमारे पास एक इक्वेशन था लास्ट कुछ पीरियड में हमने देखा t इज़ इक्वल टू 2π √L/g. तो इस इक्वेशन में 2π ये जो वैल्यू है ये है कांस्टेंट. तो ये जो कांस्टेंट है ये डायमेंशन लेस है, जिसका कोई डायमेंशन नहीं है. इसलिए हम ये इक्वेशन का जो डायमेंशन लेस पार्ट है कांस्टेंट है उसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही फाइंड आउट कर सकते हैं, डायमेंशन से नहीं कर सकते. जैसे एक इक्वेशन और है F इज़ इक्वल टू G/mm/r². तो इस इक्वेशन में g के डायमेंशंस हमने निकाले थे. मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, फिर प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, फिर उसके बाद यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g हमें अभी बोला है मैंने उसको. तो ये सभी कांस्टेंट का डायमेंशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर ये जो 2π है ये इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन. ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से निकाली जा सकती है. ये है इसका पहला ड्रॉबैक. और दूसरा क्या है कि अगर कोई भी रिलेशंस हम लोग डिराइव कर रहे हैं कि यही इक्वेशन हमने T, L और G ये तीनों का जो रिलेशन है फिजिकल क्वांटिटीज़ का वो हम फाइंड आउट किया है हमने डायमेंशन एनालिसिस में. तो उसी तरीके से एक आधे इक्वेशन में अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस दिए हैं जैसे साइन, कॉस, टैन ये वैल्यूज़ यूज़ की है, या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स है जैसे e⁻x इसको एक्सपोनेंशियल, या फिर एनी नंबर n⁻6. तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में अगर कुछ वैल्यूज़ है तो वो, या फिर लॉगरिदमिक फंक्शन जैसे log ऑफ 6.8. ओके, तो ये लॉगरिदमिक फंक्शन हो गया. तो ये सभी अगर इक्वेशन में है तो वो हम एनालिसिस नहीं कर सकते. ओके, समझो आपको कोई भी इक्वेशन है उसका रिलेशन फाइंड आउट करनी है फिजिकल क्वांटिटीज़ का, तो वो भी नहीं कर सकते अगर साइन कॉस लिखा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. और या फिर करेक्टनेस फाइंड आउट करना है तो वो भी हम नहीं कर सकते अगर समेशन लिखा है. ओके, या फिर साइन, कॉस, टैन लिखा है. तो ये टाइप के जो इक्वेशंस है वो हम डायमेंशनली एनालिसिस उसका नहीं कर सकते. देन थर्ड पॉइंट देखेंगे हम. थर्ड पॉइंट इज़ दिस मेथड इज़ नॉट यूजफुल इफ़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज़ नॉट डायमेंशनलेस क्वांटिटी. अभी ये इक्वेशन आप देखिए F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r². तो ये इक्वेशन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the distance between square of distance between two masses like this. तो ये जो g है यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी निकाल कर हमने इक्वल टू साइन दिया और यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया है. तो दैट g इज़ कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. तो ये जो g है ये डायमेंशन लेस नहीं है, इसका डायमेंशन हमारे पास है जो हमने लास्ट क्लास में ही कैलकुलेट किया था m1 L3 T-2. ये हमें पता है. तो g
हैज़ द डायमेंशन, ओके, इट इज़ नॉट डायमेंशनलेस। अगर डायमेंशनलेस है, जैसे मैंने बोला था t इज़ इक्वल टू 2π√L/g, तो इस इक्वेशन में ये जो 2π है ये डायमेंशनलेस है, और इस इक्वेशन में जो g है ये g, ओके, सो दिस g हैज़ द डायमेंशन, ओके, सो दिस इज़ द डिफरेंस। इसका डायमेंशन नहीं है और इसके डायमेंशंस है। सो यहाँ पर क्या दिया है, दिस मेथड इज़ नॉट यूज़फुल। क्यों यूज़फुल नहीं है? जिसके पास डायमेंशन नहीं है, ओके, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी g इज़ नॉट डायमेंशनलेस, नॉट डायमेंशनलेस, इसके पास डायमेंशंस है, तो इसलिए ये डायमेंशनल एनालिसिस यहाँ पर वर्क नहीं करता है। यहाँ पर डायमेंशनलेस क्वांटिटी है 2π, ओके, और ये जो g है इज़ नॉट डायमेंशनलेस, सो इट इज़ नॉट यूज़फुल। यहाँ पर हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस नहीं कर सकते प्रॉपर वे से, करेक्टनेस जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, ओके। नेक्स्ट केस जो है फोर्थ इज़, if the correct equation contains some more terms in the same dimension, it is not possible to know about their presence using dimensional equation। मतलब क्या, अभी मैं आपको सिंपली बताती हूँ। ये जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, s इज इक्वल टू, हमने पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, हाफ ए टी स्क्वायर, बस इसको ही सॉल्व करेंगे इतना। ये जो टर्म है यू टी ये स्किप कर देते हैं, ओके। तो एक यूज़ क्या है डायमेंशनल एनालिसिस का कि कोई भी इक्वेशन है उसको हम प्रूव कर सकते हैं ये करेक्ट है या नहीं है। तो s का डायमेंशन क्या आएगा, L1, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, और हाफ मीन्स इट इज़ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है, m0 L1 t-2, और यहाँ पर t⁻2 मतलब t2 आएगा, ठीक है, और ये माइनस ये प्लस, ये मिलाकर आएगा L1 t0, ठीक है, मीन्स क्या बचा L1। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गए, इक्वल। बट इक्वेशन इज़ रॉन्ग। आपने देखा होगा कि मैंने ये यू टी तो स्किप कर दिया, सिर्फ आधा ही इक्वेशन ले लिया, फिर भी ये राइट आ रहा है। इसका मतलब कोई भी इक्वेशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स होती है, यहाँ पर 2 टर्म्स है, तो उसी तरीके से एक या एक से ज़्यादा अगर टर्म्स है और वो स्किप भी हो जाती है तो इसमें पता नहीं चलता है, ओके। सो दिस इज़ ड्रॉबैक कि हम हर एक टर्म नहीं निकाल सकते, ओके। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ, और वी कैन से द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अभी नेक्स्ट पार्ट है पॉसिबल अनसर्टेनिटी इन ऑब्जर्वेशंस। कोई भी हम इंस्ट्रूमेंट लेते हैं और कोई भी मेजरमेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के लिए, तो वहाँ पर कुछ एरर आना बहुत ही स्वाभाविक होता है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करता है तो 2 व्यक्तियों के बीच में डिफरेंस आता है, ओके। सो दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज द एरर, ओके। सेम चीज़ का मेजरमेंट 2 अलग लोगों ने किया तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो अलग अलग आते हैं। तो ये क्यों आते हैं, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो भी क्वालिटी हम लोग यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट की उस पर भी डिपेंड करता है। व्हाट इज़ सेकेंड पॉइंट, स्किल ऑफ द पर्सन, जो परफॉर्म कर रहा है एक्सपेरिमेंट उसके स्किल पर भी डिपेंड होता है। और तीसरा पॉइंट है द मेथड यूज्ड फॉर मेजरमेंट, कौन सी मेथड यूज़ कर रहे हो, वो राइट है या रॉन्ग है। और फोर्थ पॉइंट है एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो उसका इंटरनल सेटअप कैसा है और इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या है, उस पर भी रीडिंग्स डिपेंड होते हैं। तो ये सभी चीज़ें अगर देखी जाए तो कोई भी जो एक्सपेरिमेंट है उसके रीडिंग्स में कुछ बदलाव आ सकते हैं, तो उसे एरर्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम टाइप्स ऑफ एरर्स।
और एरर्स मतलब क्या। तो एरर मीन्स क्या, फॉल्टी मेजरमेंट। किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करते वक्त अगर आप गलती से कुछ कर देते हो मेजर, तो दैट इज़ कॉल्ड एज द एरर। ओके, तो ये अलग अलग तरीके के एरर्स होते हैं। और एरर्स क्यों आते हैं, जो आप, एरर मीन्स क्या एक्चुअली कि सपोज मेरा टेम्परेचर है 37.4 और आपको मेजर करने के लिए बोला दूसरे थर्मामीटर से, तो वो आया 38.4। ओके, सो दिस डिफरेंस, this difference is due to instrument also and person also. Okay, so these two types of errors are there. लेकिन डिफरेंस जो है ओरिजिनल और जो नेक्स्ट टाइम ली गई है उसमें, तो दैट इज़ कॉल्ड एज द एरर, फॉल्टी मेजरमेंट of physical quantity. This is called as the error. These errors are broadly divided into two categories. दो कैटेगरीज कौन कौन से हैं, पहली है सिस्टमेटिक, ओके, सिस्टमेटिक एरर, और दूसरे है रैंडम एरर। एरर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स, ध्यान में रखना। सबसे पहला है सिस्टमेटिक एरर और दूसरा है रैंडम एरर। तो सिस्टमेटिक एरर मीन्स क्या, वो हम देखेंगे। सिस्टमेटिक एरर्स आर एरर्स that are not determined by chance but are introduced by an inaccuracy. Systematic errors अपने आप नहीं आते हैं, वो हमारे इंट्रोड्यूस करने से आते हैं, या फिर हमारी इनएक्यूरेसी, हमारा केयरलेसनेस, हमारा जो सेटअप है उसमें अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो सिस्टमेटिक एरर्स तैयार होते हैं। तो उसके भी तीन टाइप्स किए गए हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ओके, नेक्स्ट इज एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, और तीसरा है पर्सनल एरर। तो हम वन बाय वन करके देखेंगे। कोई भी अगर एरर आता है, तो एरर मीन्स आपको पूरा अच्छे से बताती हूँ मैं। सपोज़ आप हॉस्पिटल में गए, तो वहाँ पर डॉक्टर आपको सबसे पहले बोलते हैं कि टू वेट योर सेल्फ, ओके, आपका जो वेट है वो काउंट करो। तो आपको पता है जो यहाँ पर एक यहाँ पर एरो दिखता है, तो इट इंडिकेट ज़ीरो, सबसे पहले यहाँ पर ज़ीरो होता है। और अगर ये जो एरो है वो अपने आप पहले से ही आप खड़े नहीं रहे और फिर भी ये 2 दिखा रहा है या फिर 4 दिखा रहा है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज द, वी कैन से इट इज़ द एरर इन इट्स ओन इंस्ट्रूमेंट ओनली। इंस्ट्रूमेंट का ही एरर है ये। इसे हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं, इसको हम सेटअप कर सकते हैं, 2 से यहाँ 0 पर ला सकते हैं, और फिर आप खड़े रहेंगे तो आपका परफेक्ट वेट जो है वो हमें पता चलेगा। ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द कैलिब्रेशन। दिस इज़ कॉल्ड एज कैलिब्रेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है। सो कैलिब्रेशन का मतलब क्या है, या फिर आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि आप बाज़ार में गए और आपको वेट करना है, सिर्फ आपने प्याज ले लिए, ओके, और यहाँ पर है वेट 1 kg, ठीक है। और अगर बाय चांस यहाँ पर 10 ग्राम का वज़न पहले से ही रखा है, ओके, आपने यहाँ पर क्या रखना था, अनियंस, प्याज, और उसमें ऑलरेडी 10 ग्राम का पहले से ही वज़न रखा है, तो आप क्या बोलोगे, ठीक से वज़न करो, चलो निकालो ये। तो ये जो है, ये जो ज़ीरो आप यहाँ पर ज़ीरो बना रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड एज द कैलिब्रेशन, ओके। या फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो वो 0 0 बनाते हैं इसमें पहले, फिर वेट करते हैं। या फिर आप पेट्रोल पंप पर कभी गए तो वहाँ पर आप ऑब्ज़र्व करना कि वो जो पंप का मीटर होता है उसमें पहले 0 0 कैलिब्रेट किया जाता है और फिर आपको पेट्रोल दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, कैलिब्रेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर कैलिब्रेशन नहीं किया गया तो फिर इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट रीडिंग नहीं देता है, ओके। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, सबसे पहला पॉइंट देखिए, इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब क्या, दिस टाइप ऑफ एरर अराइजेज ड्यू टू डिफेक्टिव कैलिब्रेशन। मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने से पहले कैलिब्रेट किया जाता है, 0 0 से मैच किया जाता है,
दैट इज़ कॉल्ड एज द कैलिब्रेशन। थर्मोमीटर भी यूज़ करने से पहले क्या करते हैं, उसको जो मर्क्यूरी होता है उसको अपने प्लेस पर लाते हैं पहले, ओके, फिर आपको दिया जाता है, ओके, सो दैट इट इज़ कॉल्ड एज कैलिब्रेशन। तो कैलिब्रेशन इम्पॉर्टेंट होता है, अगर वो नहीं किया जाता तो एरर्स आते हैं। एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। दूसरा पॉइंट, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है और उसका जो सेटअप है वही ठीक से नहीं किया गया, सपोज़ यहाँ पर एक स्टैंड है और स्टैंड को लगाई हुई स्केल है, आप लेबॉर्ट्री में वर्क कर रहे हो और यहाँ पर मैंने आपको केमिस्ट्री लैब में जैसे होते हैं टेस्ट ट्यूब दिए और टेस्ट ट्यूब में कुछ लिक्विड है, तो अभी आपको क्या करना है, वी हैव टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड प्रेजेंट इन दिस टेस्ट ट्यूब। तो अगर आपने ये ठीक से सेटअप किया है इसका स्ट्रेट वे, ओके, तो आप वॉल्यूम ठीक से फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर ये टेस्ट ट्यूब थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो व्हाट विल हैपन, इट विल शो डिफरेंट रीडिंग। तो ये जो डिफरेंस है उसको एरर कहते हैं, और ये सेकंड टाइप का एरर है विच इज़ कॉल्ड एज द एरर ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल एरर। तो पर्सनल एरर क्यों आते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे केयरलेसनेस या फिर बियर्स ऑफ द ऑब्ज़र्वर, मतलब क्या, ऑब्ज़र्वर का आलसीपन, उसको टेक्निक्स ठीक से पता ना होना, ये हो गया केयरलेसनेस, ओके। और इसका एग्जांपल है व्हाइल मेजरिंग द सिस्टमैटिक एरर्स कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग करेक्ट इंस्ट्रूमेंट। अगर हमने करेक्ट इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए, ओके, और ठीक से ऑब्ज़र्व किया तो पर्सनल एरर हम हटा सकते हैं, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी दैट इज़ रैंडम एरर। तो रैंडम एरर मीन्स आपको मैं थेरोटिकली बता रही हूँ, रैंडम एरर्स मीन्स क्या। तो अभी हमने सिस्टमेटिक एरर देखा कि इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब क्या, और टेक्निकल एरर क्या होते हैं, पर्सनल एरर क्या होते हैं। तो पर्सनल एरर या फिर टेक्निकल, इंस्ट्रूमेंटल, ये सभी एरर्स हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं बाय डिफरेंट टेक्निक्स, लेकिन रैंडम एरर्स हम मिनिमाइज़ नहीं कर सकते, ओके। हम जो रैंडम एरर्स आए हैं वो तो आने ही हैं, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस से रैंडम एरर आते हैं, ओके, नहीं तो फिर सेटअप जो होता है इंस्ट्रूमेंट्स का इनबिल्ट, उससे कुछ एरर्स आते हैं, लेकिन ये हम लोग मिनिमाइज़ थोड़े से कम कर सकते हैं बाय, कैसे करना है कम, बाय यूजिंग डिफरेंट ऑब्जर्वेशन मेथड। मतलब आपको क्या करना है, एक ही एक्सपेरिमेंट के 5-6 ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग्स लेने हैं। आपने सपोज एक ऑब्जर्वेशन किया, एक ही रीडिंग लिया, दैट इज़ नॉट फाइनल, इट इज़ नॉट एक्यूरेट। तो एक्यूरेट रीडिंग का मतलब होता है कि सपोज़ आपने 5 रीडिंग लिए, उसका मिन किया, ओके, मिन कैसे निकालना है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो मीन किया, सो दैट इज़ कॉल्ड एज द एक्यूरेट रीडिंग, वी आर सेइंग इट। और प्रिसीजन मतलब क्या, गोइंग टूवर्ड्स द एक्यूरेसी, मतलब आपने 5 रीडिंग्स लिए तो वो 5 में से कोई एक ऐसा है जो परफेक्ट है, ओके, 5 रीडिंग्स में से कोई एक परफेक्ट है, तो हम क्या करते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं। सो दैट इज़ द मेथड टू मिनिमाइज द रैंडम एरर्स, ओके। दीज आर द टाइप्स ऑफ एरर, just revise it, and once again we will see in the next period estimation of error. Thank you very much.